हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू लोकी साइकोलॉजिस्ट। एंड आज हम आ गए हैं बायोसाइकोलॉजी की यूनिट 1 के साथ। वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड हमारा इंट्रो एंड कॉग्निटिव साइकोलॉजी का यूनिट 1। तो अगर तुम्हें वो भी चेकआउट करना है तो यू कैन चेक इट आउट। मैं यहाँ पे आई बटन में डाल दूँगी। एंड नाउ दैट यू गाइस नो कि डेट शीट भी आ चुकी है और एग्जाम्स आर स्टार्टिंग ऑन 12, विच मीन्स दैट वी हैव वेरी लेस टाइम नाउ। 1 महीना ही है, वो भी पूरा नहीं है क्योंकि तुम्हारे एंड में प्रैक्टिकल्स चालू हो जाएंगे। 27 से सेमेस्टर ख़त्म हो जाएगा। आई एम श्योर तुम्हारे बहुत ज़्यादा इंटरनल्स भी इस टाइम पे चल रहे होंगे। सो वी नीड टू पेस अप नाउ बिकॉज वी, अगर ढंग से देखा जाए ऑनेस्टली, तो यू हैव लाइक 20 days टू कम्प्लीट द होल सिलेबस, विच इज़ ऑनेस्टली अगैन बहुत ज़्यादा टाइम है, हो जाएगा। आई डोंट थिंक कि एक यूनिट में आपको 2 या 3 दिन से ज़्यादा लगेंगे पर सब्जेक्ट। सो इट्स गना वर्क आउट एंड विदाउट एनी डिलेज लेट्स स्टार्ट। इसके अंदर पहले मैं बता देती हूँ हम क्या क्या कवर करेंगे। वील डू द नेचर, वील डू हिस्ट्री, वील डू रिसर्च कैसे होती है, वील डू क्या क्या डिविजन्स हैं बायोसाइकोलॉजी के, वील डू एप्लीकेशंस ऑफ बायोसाइकोलॉजी एंड फाइनली वील डू रिसर्च एथिक्स क्या है बायोसाइकोलॉजी के अंदर। ओके तो मैं ट्राई करूँगी कि मैं इन सबको अलग अलग पार्ट्स के अंदर बना दूँ सो दैट इट्स ईजियर फॉर यू गाइज टू स्टडी इट। एंड अब पहले तुम बताओ बायोसाइकोलॉजी से तुम समझते क्या हो। इट्स कमिंग आउट फ्रॉम 2 words, बायो प्लस साइकोलॉजी। बायो हमारा बायोलॉजी हो गया, साइकोलॉजी हमारा मेंटल प्रोसेसेस हो गया, बिहेवियर्स हो गया, इमोशंस हो गया। तो हमारी बायोसाइकोलॉजी वो फील्ड है जो कनेक्ट करती है आपके बायोलॉजी को आपके बिहेवियर और कॉग्निशन से। तो जो भी आप, जैसे आई हैव गिवन यू दिस एग्जाम्पल अ लॉट ऑफ टाइम्स कि जब भी आप इंस्टाग्राम रील्स को स्क्रॉल करते रहते हो तो आपका डोपामिन हिट होता है। एंड वो डोपामिन हिट करता है तो यू कीप स्क्रॉलिंग एंड स्क्रॉलिंग एंड स्क्रॉलिंग एंड स्क्रॉलिंग बिकॉज यू फील गुड। तो वो डोपामिन क्या है? इट इज़ अ टाइप ऑफ केमिकल, इट इज़ अ टाइप ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर दैट इज़ देयर इन योर ब्रेन दैट इज़ गेटिंग एक्टिवेटेड, तभी आपका वो बिहेवियर कंटिन्यू हो रहा है। सो बायोसाइकोलॉजी ये चीज़ स्टडी करती है कि आपका ऐसा फिजिकल बॉडी में क्या क्या चेंजेस आ रहे होते हैं, आपके ब्रेन में, आपके नर्वस सिस्टम के अंदर क्या क्या चेंजेस आ रहे होते हैं जिससे आपका बिहेवियर इन्फ्लुएंस होता है या आपकी थिंकिंग इन्फ्लुएंस होती है, कोई भी मेंटल प्रोसेस हो वो इन्फ्लुएंस होता है। ठीक है, तो ये हमारा साइकोलॉजी को न्यूरो साइंस से कनेक्ट करता है, विच इज़ बेसिकली आपका नर्वस सिस्टम हो गया, फिजियोलॉजी हो गई और बायोकेमिस्ट्री हो गई। ठीक है, अब हमारा कोर फोकस एरियाज़ क्या होते हैं इस फील्ड में, बिकॉज ऑब्वियसली आई एम सेइंग दैट इट्स बायोसाइकोलॉजी, तो सारे बायोलॉजिकल फैक्टर्स आ जाएंगे। जैसे कि जेनेटिक्स हो गया। अब जेनेटिक्स तो बहुत ही हीटेड डिबेट वाला टॉपिक है। जैसे कि इफ़ यू गाइज हैड साइकोलॉजी इन 12th, अगर नहीं भी है तो आई एम एक्सप्लेनिंग, डोंट वरी। तो देयर वाज दिस एग्जाम्पल अबाउट ट्विन स्टडीज़ ऑन इंटेलिजेंस। ठीक है, तो जो ट्विन्स थे, आइडेंटिकल ट्विन्स, अगर वो साथ में रेज हुए थे इन द सेम फैमिली, तो उनकी जो इंटेलिजेंस थी इट कोरिलेटेड टू 0.90, विच इज़ अ वेरी हाई कोरिलेशन, कि मतलब ऑलमोस्ट सिमिलर थी उनकी इंटेलिजेंस। बट जो अपार्ट रेज हुए थे, मतलब है वो अभी भी ट्विन्स ही, बट अगर उन्हें अलग अलग घरों के अंदर रेज करा गया था तो उनकी अप्रोक्सीमेटली 7 to 8 था, 0.7 to 0.8। वो थोड़ा उसके अंदर डेटा के अंदर रहता है, डिपेंडिंग ऑन द स्टडीज़ डिफरेंसेस रहते हैं। तो इसके अंदर देखो ये है कि इन्वायरमेंट जो थी, मे बी उसके पीछे उनका इतना हाई कोरिलेशन आया, और इवन दो यहाँ पे इन्वायरमेंट अलग थी, स्टिल उनका कोरिलेशन है 0.7, विच इज़ अ वेरी बिग नंबर। सो इट सेज कि आपकी जो जेनेटिक्स हैं वो भी आपके साइकोलॉजिकल फैक्टर्स को कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस करते हैं। पर्टिकुलरली इधर हम इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं, बट बाकी चीज़ों को भी, जैसे कि एग्रेशन का ट्रेट हो गया या रिस्क टेकिंग का ट्रेट हो गया, सोशल इंटरेक्शन का ट्रेट हो गया, काफ़ी सारे ट्रेट्स होते हैं जो आपके जीन्स भी इन्फ्लुएंस करते हैं। रिमेंबर वन थिंग कि कोई भी एक जीन इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर योर बिहेवियर, इट इज़ विद द इंटरेक्शन ऑफ मल्टीपल जीन्स। अब ब्रेन स्ट्रक्चर को भी स्टडी करा जाता है कि कौन से ब्रेन का पार्ट इमोशन रेगुलेट करता है। जैसे जो आपका एमिगडाला है वो इमोशन रेगुलेट करता है, आपका जो हिप्पोकैम्पस है वो मेमोरी रेगुलेट करता है। ठीक है, ये सब चीज़ें हम आई थिंक यूनिट 4 या यूनिट 3 के अंदर इन डेप्थ कवर करेंगे। 4 जैसे हार्मोन्स हो गया, जैसे जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है, इट इज़ लिंक टू अग्रेशन, और जो कॉर्टिसोल, तुमने बहुत सुना होगा कॉर्टिसोल लेवल्स हाई हो जाते हैं, ये वो, तो उससे स्ट्रेस होता है। देन वी हैव ड्रग एंड बिहेवियर, जो कि इट ऑल्सो स्टडीज़ की जो ड्रग है, पीपल गेट एडिक्टेड टू ड्रग्स, राइट। जो कोकेन हो गया, LSD हो गया, व्हाटएवर योर ड्रग्स आर, वो कैसे आपके न्यूरोट्रांसमीटर्स को अफेक्ट करते हैं। न्यूरोट्रांसमीटर इज समथिंग
अभी के लिए ये समझो कि ऐसा होता है, जो आपके न्यूरॉन होते हैं उनमें फायरिंग होती है, तो वो एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। जैसे जैसे फायरिंग होती जाती है, मतलब यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से ऐसे वो पास ऑन होती जाती हैं चीज़ें, जिससे आपकी थॉट प्रोसेस बनते हैं, आपके बिहेवियर बनते हैं। सो न्यूरो ट्रांसमीटर यू कैन कॉल द बेसिस ऑफ अ लॉट ऑफ थिंग्स, ठीक है। तो वो कैसे आपके जो ड्रग्स होते हैं वो न्यूरोट्रांसमीटर्स को अल्टर करते हैं, जिससे आपके मूड चेंज होते हैं, आपकी एनर्जी चेंज होती है, आपकी एपेटाइट चेंज होती है। देन डिसऑर्डर्स को ऑल्सो बायोसाइकोलॉजी स्टडीज़ की जो हमारे साइकोलॉजिकल डिसीज़ेज़ हैं, जैसे कि अल्जाइमर्स है जिसमें मेमोरी लॉस हो जाता है, पार्किंसंस हो गया, डिमेंशिया हो गया, ये जिन चीज़ों के अंदर जैसे थोड़ा थोड़ा कहीं ना कहीं आपके नर्व सेल जो हैं वो डिटोरिएट होते जाते हैं, वो डिजेनरेट होते जाते हैं, मतलब कम होते जाते हैं। इनसे फिर आपका कॉग्निटिव डिक्लाइन होते जाता है। तो जो भी आपके न्यूरोलॉजिकल या न्यूरोजेनरेटिव डिसऑर्डर्स होते हैं उन सबको भी बायोसाइकोलॉजी स्टडी करती है, ताकि अगर लेट्स से आपका हमें बायोलॉजी के अंदर लिंक मिल गया कि फॉर एग्जांपल हिपोकैम्पस मेमोरी से सिंक है, तो अगर हिपोकैम्पस ख़राब हो रहा है, सो वी नो कि अच्छा दिस इज़ द रीज़न वाई द पर्सन इज़ एक्सपीरियंसिंग कॉग्निटिव डिक्लाइन। अब वी हैव अ फ्यू मेथड्स जो बायोसाइक में यूज़ करे जाते हैं। वी आर गना रीड अपॉन इट। तो अभी बस आई एम जस्ट टेलिंग यू ब्रीफ में। ब्रेन इमेजिंग होती है, एमआरआई स्कैन्स होते हैं, पेट स्कैन्स होते हैं, ईईजी होता है, ये सब आपका कॉग्निटिव के अंदर भी आया, तो मैं एक सेपरेट वीडियो में ये कॉग्निटिव बायो दोनों के लिए कवर करा दूंगी। लेजेंड स्टडीज़ वो होती है जो आपके ब्रेन डैमेज पे क्या को पढ़ती हैं कि अगर मान लो किसी का ब्रेन डैमेज हो रखा है तो उसके कौन से फंक्शंस डिक्लाइन होंगे। फिजियोलॉजिकल रिकॉर्डिंग्स ली जाती है, फार्माकोलॉजिकल स्टडीज़ करी जाती है, न्यूरोसाइकोलॉजिकल टेस्टिंग होती है और जेनेटिक स्टडीज़ होती हैं, ठीक है। सो दिस यू कैन जस्ट इंक्लूड एज अ बेसिक पार्ट अगर आपका नेचर पे क्वेश्चन आता है। अब हम हमारे ह्यूमन ब्रेन की बात करें तो इट इज़ अ वेरी स्क्विशी रिंकल्ड वॉलनट शेप्ड, तो इस टाइप का होता है ना हमारा ब्रेन कुछ। तो दिस ब्रेन इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली और 1.3 kgs का, ठीक है। इसके अंदर बहुत सारे हमारे न्यूरॉन्स होते हैं जो कि कहीं ना कहीं इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल्स आपके लेते हैं और ट्रांसफ़र करते हैं, जिससे कि आपके सारे प्रोसेसेस बनते हैं, एज आई टोल्ड यू गाइस। एंड हमारे ब्रेन में मोर देन 100 बिलियन न्यूरॉन्स होते हैं जो एक दूसरे के साथ कनेक्शंस के अंदर रहते हैं। अब हम न्यूरोसाइंस की बात करें तो वी सेड दैट बायोसाइकोलॉजी ट्राइज टू कनेक्ट न्यूरोसाइंस टू योर साइकोलॉजी। तो न्यूरोसाइंस होती है हमारी नर्वस सिस्टम की स्टडी, जो भी हमारा नर्वस सिस्टम कैसे वर्क कर रहा है उसको स्टडी करा जाता है। बायोसाइकोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ बायोलॉजी ऑफ बिहेवियर। इसके अब बाकी कई सारे नाम होते हैं, ऑलरेडी टोल्ड दिस टू यू गाइस। अब हाँ, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, जो हमारी बुक ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बिहेवियर है, इट वॉज रिटन बाय हेब इन 1949। इसके अंदर इन्होंने काफ़ी इम्पैक्ट डाला था हमारा फील्ड ऑफ बायोसाइकोलॉजी पे, बिकॉज एक होता है कि आप सिर्फ बातें कर रहे हो, रिसर्चेस चल रही हैं, बट जब आपकी बुक पब्लिश हो जाती है ना किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे, तो वो चीज़ जो होती है इट काइंड ऑफ स्टैंड्स आउट, ओके। एंड ही वॉज नॉट जस्ट अ पर्सन हु पब्लिश्ड अ बुक, ही डेवलप्ड द फर्स्ट कॉम्प्रिहेंसिव थ्योरी कि कैसे जो हमारा साइकोलॉजिकल फिनोमेना है वो कहीं ना कहीं ब्रेन एक्टिविटी के पीछे प्रोड्यूस हो रहा है। उन्होंने काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट्स करे थे, ह्यूमंस पे भी करे थे और लैबोरेटरी एनिमल्स पे भी करे थे, केस स्टडीज़ को भी पढ़ा था, एंड अपनी ऑब्जर्वेशंस के बेसिस पे भी ये स्टडी करी थी। इन्होंने कहा कि जो बायोसाइकोलॉजी होती है वो एक इंटीग्रेटिव फील्ड है, एंड वी ड्रॉ नॉलेज फ्रॉम बहुत सारी अलग अलग फील्ड्स हो गई, जैसे कि न्यूरो साइंटिफिक हो गई, न्यूरो एनाटमी हो गई, न्यूरो केमिस्ट्री हो गई, एंड ओके देन वी हैव बायोसाइकोलॉजी, ठीक है। सो बायोसाइकोलॉजी जो है वो हमारे क्या पढ़ती है, कैसे हमारा जो ब्रेन है, जो नर्वस सिस्टम है, जो भी बायोलॉजिकल सिस्टम्स है, वो कैसे थॉट्स, इमोशंस और बिहेवियर्स को इन्फ्लुएंस करते हैं, ठीक है। ये एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू मल्टी डिसिप्लिनरी है, न्यूरो साइंस भी हो गया, साइकोलॉजी भी हो गया, बायोलॉजी भी हो गया, फिजियोलॉजी भी हो गया, बहुत सारी फील्ड से लेती है, ठीक है। अब जो हमारे रिसर्चर्स होते हैं इस फील्ड के अंदर वो बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयड होते हैं, दे आर एम्प्लॉयड इन यूनिवर्सिटीज़, मेडिकल रिसर्च भी कर रहे होते हैं, क्लिनिकल सेटिंग के अंदर भी होते हैं, टेस्ट भी डेवलप करते हैं, फार्मासिस्ट में भी वर्क करते हैं, ऑल टू मेक श्योर और ऑल टू अंडरस्टैंड कि कैसे कैसे बायोलॉजी हमारी साइकोलॉजी को इन्फ्लुएंस करती है। अब जो हमारा स्कोप है वो बहुत जगह पे एक्सपैंड होता है,
वन ऑफ विच इज़ अंडरस्टैंडिंग बिहेवियर एंड इट्स रूट्स, कि एज आई ऑलरेडी बोल रही हूँ कि हमारा जो बिहेवियर है एज पर दिस फील्ड वो कहीं ना कहीं बायोलॉजी से इन्फ्लुएंस होता है। तो ऐसे कौन से न्यूरल सर्किट्स हैं हमारे ब्रेन के अंदर, ऐसे कौन से न्यूरॉन्स के कनेक्शंस हैं हमारे ब्रेन के अंदर जो हमारे परसेप्शन, मेमोरी, मोटिवेशन, इमोशन, इन सब चीज़ों को इन्फ्लुएंस करते हैं। देन वी हैव दी अडेप्टिव ब्रेन। सो आजकल तुमने बहुत न्यूरोप्लास्टिसिटी के बारे में सुना होगा, नहीं सुना तो आई एम टेलिंग यू। न्यूरोप्लास्टिसिटी बेसिकली सेज कि हमारा जो ब्रेन है इट इज़ अ इवॉल्विंग ऑर्गन, इट इज़ नॉट समथिंग दैट इज स्टैटिक। उसके अंदर कहीं ना कहीं कनेक्शंस नए नए बनते जाते हैं। कि तुमने बहुत सुना होगा मैनिफेस्टेशंस का, कि हर 2 साल के अंदर आपकी पूरी बॉडी एक तरह से रीजनरेट होती है, बिकॉज एवरी सेकेंड अ लॉट ऑफ सेल्स ऑफ योर बॉडी आर डाइंग एंड एट एवरी सेकेंड अ लॉट ऑफ सेल्स आर बीइंग प्रोड्यूस्ड। देन ड्रग्स इन ब्रेन, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। डेवलपमेंटल और साइकोलॉजी के अंदर भी इसका इन्फ्लुएंस आ जाता है कि बायोलॉजिकल इन्फ्लुएंसेस जो होती हैं वो कैसे थ्रू आउट लाइफ स्पैन लोगों के अंदर डेवलप होती हैं। देन डिसऑर्डर्स जो हैं, अगर हमें पता लग गया कि स्किज़ोफ्रेनिया किसी पर्टिकुलर रीज़न के पीछे हो रहा है, या डिप्रेशन किसी पर्टिकुलर हार्मोन या न्यूरोट्रांसमीटर या केमिकल के पीछे हो रहा है, तो अगर हम उसको अल्टर करना सीख जाएंगे, हम ये समझ जाएंगे किस रीज़न से हो रहा है, देन वी कैन हील द डिसऑर्डर्स। जेनेटिक एंड हार्मोनल इन्फ्लुएंस, कैसे जीन्स और एंडोक्राइन सिस्टम आपका बॉडी और माइंड को कैसे इन्फ्लुएंस करता है। देन एवोल्यूशन के बेसिस पे भी आप स्टडी करते हो कि कैसे हमारा, जैसे आई टोल्ड यू गाइस इन कॉग्निटिव एज वेल, कि जैसे कि एज ह्यूमंस व्हेन वी आर बॉर्न वी ओनली फियर लाइक हाइट, वी ओनली फियर फायर। वाई? बिकॉज ये चीज़ें वो होती हैं जो हमें एवोल्यूशन के बेसिस पे सर्वाइवल के लिए इंपॉर्टेंट थी, कि अगर आप हाइट से डर नहीं लग रहा, यू विल फॉल एंड यू विल डाई। ठीक है, एंड फॉल एंड विल डाई मतलब खाई वाई में गिर जाएंगे, बिकॉज उस टाइम पे तो बहुत ज़्यादा ऐसे स्ट्रक्चर्स हुआ नहीं करते थे। आई एम टॉकिंग अबाउट हाउ ह्यूमंस हैव इवॉल्व्ड ओवर सेंचुरीज। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम एवोल्यूशनरी लेंस से पढ़ते हैं। सो दिस इज़ मोर और लेस योर नेचर ऑफ बायोसाइकोलॉजी। ठीक है, अब नेचर का क्वेश्चन आएगा तो यूल से कि हम इतना सा तो नहीं लिख सकते हैं, इट इज़ वेरी बेसिक। तो इसमें तुम न्यूरॉन को भी एक्सप्लेन कर सकते हो, इवन तो दैट्स योर नेक्स्ट यूनिट, बट स्टिल। तो इसलिए आई एम कंप्लीटिंग योर नेचर एंड हिस्ट्री ऑल टुगेदर, बिकॉज ये चीज़ें कहीं ना कहीं साथ में ही आएंगी आपकी। ठीक है, सो रेने डेस्कार्टे जो थे, ही वॉज अ फ्रेंच फिलोसोफर, ही वॉज अ मैथमेटिशियन एंड अ साइंटिस्ट। यू डोंट नीड टू रिमेंबर ऑल दिस, बट यू हैव टू रिमेंबर द नेम। इन्होंने डुअलिज्म की थ्योरी दी थी। इन्होंने कहा कि माइंड जो है वो एक नॉन फिजिकल एंटिटी है। ठीक है, जो हमारी बॉडी है, इट ऑपरेट्स लाइक अ मशीन एंड इट फॉलोज द लॉ ऑफ फिजिक्स। उन्होंने कहा कि जो हमारा पाइनल ग्लैंड है वो हमारी बॉडी और माइंड को कनेक्ट करता है। ठीक है, तो इन्होंने पहले था कि माइंड जो है वो हमारा सिर्फ या तो इट्स इधर ब्रेन माइंड का कॉन्सेप्ट स्टार्टिंग के अंदर साइकोलॉजी वो स्टडीड एज अ स्टडी ऑफ सोल। धीरे धीरे उसको बहुत फिजिकल स्ट्रक्चर्स पे ब्रेक डाउन करने लग गए, बहुत ऑब्जर्वेबल चीज़ों पे ब्रेक डाउन करने लग गए। तो इन्होंने कहा कि जो हमारा माइंड है वो इट्स नॉट कनेक्टेड टू आवर फिजिकल बॉडी, इट्स अ नॉन फिजिकल एंटिटी। हमारी जो बॉडी है वो कॉन्टिन्यूसली ऑपरेट करती जाती है, बट वी ऑल्सो हैव अ कनेक्शन जो हमारी माइंड और बॉडी को कनेक्ट करता है, दैट इज़ योर पाइनल ग्लैंड। इन्होंने काफ़ी कॉन्ट्रीब्यूशंस करे थे फिजियोलॉजी और साइकोलॉजी को। इन्होंने कहा कि जो हमारा ब्रेन है और जो नर्वस सिस्टम है वो हमारे मूवमेंट्स को कंट्रोल करता है, हमारे बिहेवियर को कंट्रोल करता है। देन ही सेड ही मेड अ मॉडल शोइंग की सेंसरी इन्फॉर्मेशन कैसे प्रोसेस होती है, कैसे ट्रांसमिट करी जाती है। तो ही वॉज द फर्स्ट पर्सन हु ट्राइड टू एक्सप्लेन ये चीज़ें कैसे वर्कआउट करती है। फिर धीरे धीरे 20th सेंचुरी तक, दिस वाज हैपनिंग इन 17th सेंचुरी। ठीक है, 20th में आते आते इसको एक बड़ा बड़ा ब्रांच बनाने लग गए न्यूरोसाइंस का। फिर हमारी, जैसे आई टोल्ड यू अबाउट दी हेब की बुक विच वाज द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बिहेवियर, वो भी पब्लिश हुई। इन्होंने अपनी कॉम्प्रिहेंसिव थ्योरी दी कि ब्रेन एक्टिविटी कैसे कनेक्टेड होती है परसेप्शन से, इमोशन से, थॉट से, फीलिंग से। इनके एक्सपेरिमेंट्स करे थे इन्होंने, केस स्टडीज़ को रेफ़र करा था, ऑब्जर्वेशन को रेफ़र करा था। इन्होंने काफ़ी सारे मेथड्स को इंट्रोड्यूस करा कि हम कैसे बायोलॉजी को पढ़ सकते हैं। और आज की डेट के अंदर साइकोलॉजी, न्यूरोसाइंस, इंजीनियरिंग, रोबोटिक्स, न्यूरोफिजियोलॉजी, हर चीज़ पे कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस थी। अगर हम करंट डे की बात करते हैं तो जो हमारी बायोसाइकोलॉजी है,
It combines the experimental psychology methods with physiological study of brain and behavior, कि आप कैसे एक्सपेरिमेंट करके भी चीज़ों को पढ़ सकते हो, आप फिजियोलॉजिकल बेसिस से भी पढ़ सकते हो, लाइक डूइंग EEG और MRIs. इनिशियली नॉर्मल फंक्शन पे फोकस था, बट आजकल काफ़ी चीज़ों को देखा जाता है, जैसे मेंटल डिसऑर्डर्स हो गए, एडिक्शंस हो गए. When we talk about like the साइंटिफिक नेचर ऑफ इट, तो जो हमारी बायोसाइकोलॉजी है वो 2 अप्रोचेस को यूज़ करती है. पहली अप्रोच होती है हमारी जनरलाइजेशन, सेकंड अप्रोच होती है हमारी रिडक्शनिज्म. ठीक है, तो जनरलाइजेशन इज अप्रोच दैट सेज कि जो भी आपके बिहेवियर्स हो रहे हैं वो जनरल लॉज से हो रहे हैं. जैसे इंट्रो के अंदर वी हैव स्टडीड अबाउट क्लासिकल कंडीशनिंग. क्लासिकल कंडीशनिंग नहीं पता था, आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग यू गाइस कि एन एक्सपेरिमेंट वाज डन बाय इवान पावलोव. तो उन्होंने क्या करा था कि अपने डॉग को वो खाना देते थे, एंड खाने से पहले यूज्ड टू रिंग अ बेल. तो पहले तो इनिशियली तो वो खाना देख के सैलिवेट करता था, उसके मुंह में पानी आ जाता था, बट धीरे धीरे क्योंकि बेल बजते ही कुछ टाइम बाद खाना मिलने लग गया था, तो जैसे ही उस अब डॉग को समझ आ गया कि हाँ जब बेल बजेगी मुझे खाना मिलेगा, तो वो एसोसिएशन बन जाती थी. तो जैसे ही बेल बजती थी द डॉग यूज टू स्टार्ट सैलिवेटिंग. ठीक है, तो इसके अंदर उन्होंने कहा कि जनरल लॉज जो होते हैं उसके बेसिस पे भी काफ़ी चीज़ें वर्क करती हैं. जैसे कि जो डॉग्स हैं वो कैसे क्लासिकल कंडीशनिंग के बेसिस पे अपना सैलिवेट करने लग गए थे. रिडक्शन वो होता है कि बिहेवियर जो है उसको छोटे छोटे हिस्सों के अंदर ब्रेक करके पढ़ना. ठीक है, एंड मसल मोमेंट को जैसे कैसे एक्सप्लेन करा जाएगा, लेट्स से दैट आई एम मूविंग, तो मेरे मसल जो हैं उसके अंदर कहीं ना कहीं मेरे जो सेल मेम्ब्रेन्स हैं उसके अंदर चेंजेस आ रहे हैं. मेरे जो बॉडी के अंदर आयन्स होते हैं, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, इन सब के अंदर मूवमेंट हो रहा है, चेंजेस आ रहे हैं. जो प्रोटीन्स है मेरे बॉडी के अंदर, जो मसल के अंदर फाइबर्स होते हैं, उन सब में कुछ चेंज आ रहा है, तब जाके मेरा मसल ऐसे, तब जाके आई एम एबल टू मूव माई हैंड लाइक दिस. अब हम एकदम ही फुल अप्रोच क्यों नहीं यूज़ कर सकते? वाई आर वी कंबाइनिंग जनरलाइजेशन एंड रिडक्शन? हम सिर्फ रिडक्शनिज्म को क्यों नहीं यूज़ कर सकते? सिर्फ हम बायोलॉजी पे क्यों नहीं बेस कर सकते? बिकॉज द थिंग इज़ दैट एवरीथिंग दैट यू डू कैन नॉट बी फुली रूटेड इन योर बिहेवियर. ठीक है, जैसे कि अभी आई टोल्ड यू कि माइंड इज़ अ सेपरेट एंटिटी, एंड तुमने, आई एम श्योर इफ़ यू हैड साइकोलॉजी इन 11 तुमने पढ़ा होगा कि ब्रेन एंड माइंड आर सेपरेट थिंग्स. ठीक है, तो आप अपने माइंड के सारे प्रोसेस को सिर्फ फिजियोलॉजी के बेसिस पे नहीं एक्सप्लेन कर सकते. कुछ चीज़ों के डिफरेंट कॉजेज भी हो सकते हैं. ठीक है, हमें पहले साइकोलॉजिकल मोटिवेशन को भी समझना पड़ेगा, उसको फिजियोलॉजी से कनेक्ट करने की जगह. ठीक है, मान लो अगर एक नेस्ट है एंड इट इज़ बिल्डिंग अ एक माउस है, अगर वो अपना नेस्ट को बिल्ड कर रहा है तो वो 2 रीज़न से हो सकता है. एक तो मे बी बिकॉज द माउस वांट्स टू टेक केयर ऑफ इट्स चिल्ड्रन, सो इट वांट्स टू प्रोवाइड इट अ शेल्टर. दूसरा ये भी हो सकता है कि ठंड पड़ रही है एंड द माउस इज़ फीलिंग कोल्ड, सो इट्स ट्राइंग टू बिल्ड अ नेस्ट, बिल्ड अ हाउस फॉर इट सेल्फ. इसलिए दोनों जनरलाइजेशन और रिडक्शन की बहुत नीड होती है. और अगर हम ह्यूमन कॉन्शियसनेस की बात करते हैं फ्रॉम अ फिजियोलॉजिकल अप्रोच, देन वील टॉक अबाउट कॉन्शियसनेस एंड अवेयरनेस. ठीक है, तो ड्रग्स है, कैसे वो ब्रेन डैमेज कॉज करते हैं. जो भी आपका ब्रेन का कोई डैमेज ऑलरेडी हो चुका है, वो चीज़ आपकी कॉन्शियसनेस को कैसे अल्टर करते हैं. ना, व्हाट इज़ कॉन्शियसनेस? कॉन्शियसनेस इज़ बेसिकली समथिंग दैट यू नो इज़ हैपनिंग. लाइक आई एम कॉन्शियस दैट आई एम रिकॉर्डिंग अ वीडियो, मेरे को पता है मैं क्या कर रही हूँ, सो दैट इज़ योर कॉन्शियसनेस. ठीक है, तो अब आपका कभी ब्रेन डैमेज हो जाता है, अगर आप ड्रग्स लेते हो तो आपकी कॉन्शियसनेस के अंदर कुछ इफेक्ट्स आते हैं, राइट? तो ह्यूमंस जो हैं दे हैव द एबिलिटी टू सेंड एंड रिसीव मैसेजेस विद अदर्स. इन टर्न इफेक्ट्स आर एबिलिटी टू अंडरस्टैंड द इनर एनवायरनमेंट एज वेल, टू थिंक इन. तो बेसिकली अपने ही आपको समझना, अपने थॉट्स को, अपनी एग्जिस्टेंस को समझना इज़ बेसिकली व्हाट योर कॉन्शियसनेस इज. ठीक है, रिसर्च ने जैसे कहा कि सीवियर एपिलेप्सी जो होती है उसको आप यूजिंग मेडिसिन, यूजिंग ड्रग्स कंट्रोल नहीं कर सकते, बिकॉज देयर इज़ समथिंग एल्स दैट्स गोइंग ऑन. जब हमारे नर्व्स जो होते हैं, नर्व के जो सेल्स होते हैं, नर्व सेल्स जो होते हैं, वो एक साइड के अगर बहुत ज़्यादा ओवर एक्टिव हो जाते हैं तो यही ओवर एक्टिविटी है दूसरी साइड पे ट्रांसमिट हो जाती है, कॉर्पस कैलोसम. सो बेसिकली दिस इज़ आवर ब्रेन फॉर एग्जाम्पल. सो दिस इज़ योर कॉर्पस कैलोसम. ये आपका लेफ्ट साइड है, ये आपका राइट साइड है. तो इनको जो कनेक्ट करते हैं ना, इन दोनों के बीच में जो ट्रांसफ़र करवाता है, दैट इज़ योर कॉर्पस कैलोसम. सो स्पेरी एंड गजिंगा इन 1970 डिड दिस स्टडी. उन्होंने कहा कि जो हमारा ब्रेन है उसके 2 सिमेट्रिकल पार्ट्स होते हैं, सेरेब्रल हेमिस्फेयर्स कहते हैं उनको हम.
जो सेंसरी इन्फॉर्मेशन को रिसीव करते हैं। अलग अलग हमारे मूवमेंट जो भी होते हैं उन्हें कंट्रोल करते हैं। जो आपका लेफ्ट साइड ऑफ ब्रेन होता है वो आपकी राइट की बॉडी को कंट्रोल करता है, और जो राइट साइड वाला ब्रेन होता है वो आपकी लेफ्ट की बॉडी को कंट्रोल करता है। देन आर कॉर्पस कैलासम, इट शेयर्स द इंफॉर्मेशन बिटवीन दीज टू हेमिस्फेयर्स, ताकि दोनों साइड्स को एटलीस्ट पता हो व्हाट्स हैपनिंग। इन्होंने एक्सपेरिमेंट में क्या करा कि इन्होंने इन हेमिस्फेयर्स को स्प्लिट कर दिया, लाइक जो कॉर्पस कैलासन था उसको कट कर दिया टू अंडरस्टैंड कि क्या हो रहा है। तो अब जो पार्टिसिपेंट्स थे ना वो हमारे वर्बल इंस्ट्रक्शंस को तो समझ पा रहे थे, बट वो अपनी स्पीच प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे थे। जिनका लेफ्ट साइड वर्किंग था वो समझ पा रहे थे चीज़ों को, बट वो स्पीच नहीं प्रोड्यूस कर पा रहे थे। एंड जिनका राइट था, दैट वाज अगेन द ऑपोजिट थिंग। ठीक है, तो इसमें यही है कि जो दोनों साइड्स हैं वो एक दूसरे को स्टिमुलेट करती हैं। ठीक है, देन वी हैव न्यूरोसर्जन्स डिस्कवर्ड कि इससे जैसे कि हमारा है, अब आई टोल्ड यू कि जब हमारी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ती है तो वो दोनों जगह पे ट्रांसमिट हो जाती है। तो व्हेन इट इज़ गेटिंग ट्रांसमिटेड तो उससे सीजर्स भी आते हैं लोगों को, बिकॉज द एक्टिविटी इज़ वेरी हाई इन नेचर, जो नॉर्मली नहीं होनी चाहिए। तो न्यूरोसर्जन्स ने डिस्कवर करा कि अगर हम ब्रेन को स्प्लिट कर देंगे तो वो क्योंकि चीज़ें ट्रांसफ़र नहीं हो पाएंगी तो सीजर्स की फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी। आई नो बायोसाइकोलॉजी है, थोड़ा सा ओवरवेलमिंग लग रहा होगा बिकॉज इट्स समथिंग दैट यू हैव नॉट रियली डन बिफोर, एंड बट आई गेट इट एंड हो जाएगा, डू नॉट वरी अबाउट इट, इट्स वेरी बेसिक। अभी थोड़ा सा लग रहा है, यू विल लिसन टू द सेम थिंग अगैन एंड अगैन, 2-3 बार पढ़ोगे, खुद से भी पढ़ोगे, अपार्ट फ्रॉम दिस फ्रॉम योर ओन रीडिंग्स, यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड। अब क्या क्या डिसिप्लिन्स हैं जो बायोसाइकोलॉजी में रेलिवेंट है। अच्छा, ऑल दिस विल बी अ पार्ट ऑफ योर नेचर ओनली। वी हैव मेजरली 6 डिसिप्लिन्स, दीज आर नॉट द फील्ड्स ऑफ बायोसाइकोलॉजी। ठीक है, जैसे साइकोलॉजी एक डिसिप्लिन है, पॉलिटिकल एक साइंस एक डिसिप्लिन है, इनके अंदर अपने अलग अलग चीज़ें होती हैं। जैसे इसके अंदर वेस्टर्न पॉलिटी हो गया, इंडियन पॉलिटी हो गया, इसमें बायोसाइकोलॉजी हो गया, कॉग्निटिव साइकोलॉजी, तो वैसे ही अलग अलग डिसिप्लिन है। न्यूरो एनाटमी क्या होता है, अपने ब्रेन अपना जो नर्वस सिस्टम है उसका स्ट्रक्चर और ऑर्गेनाइजेशन पढ़ता है। एनाटमी से समझ आ रहा है स्ट्रक्चर की बात हो रही है। न्यूरोकेमिस्ट्री आपके ब्रेन की केमिकल प्रोसेसेस को स्टडी करता है। देन हमारी न्यूरो एंडोक्राइनोलॉजी हमारे एंडोक्राइन सिस्टम और नर्वस सिस्टम के इंट्रैक्शन को पढ़ती है। पैथोलॉजी इज़ व्हाट, डिसऑर्डर्स, तो डिसऑर्डर्स जो नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करते हैं उसके बारे में पढ़ती है। न्यूरोफार्माकोलॉजी वो होती है जो ड्रग्स और के इफेक्ट को पढ़ते हैं न्यूरल प्रोसेसेस पे। एंड न्यूरोफिजियोलॉजी वो होती है जो फंक्शंस और एक्टिविटीज़ को पढ़ता है हमारे नर्वस सिस्टम के। डू नॉट गेट कन्फ्यूज बिटवीन दिस एंड दिस, इसमें सिर्फ स्ट्रक्चर पढ़ा जा रहा है एनाटमी में और इसमें उसका फंक्शन पढ़ा जा रहा है। जो रिसर्च करी जाती है बायोसाइक में, इट इज़ मेजरली डन ऑन दीज 3 टॉपिक्स। अच्छा, बाय द वे, दिस पेरियन गजिंगा एग्जाम्पल इज़ देयर, दिस कॉन्शियसनेस एग्जाम्पल इज़ देयर, बट आई हैव जस्ट टोल्ड यू गाइज इसका फॉर लाइक हमारा क्या बोलते हैं एक्सप्लेनेशन पर्पसेस। अगर आपको कहीं मेंशन करना है तो यू कैन मेंशन दिस एज वेयर बायोसाइकोलॉजी हेल्प्स अस, बाकी तो आई जस्ट एक्सप्लेन दिस टू यू। अब हमारे 3 टॉपिक्स होते हैं। फर्स्ट इज रिसर्च के सब्जेक्ट कौन कौन हो सकते हैं, डिज़ाइन कैसा कैसा हो सकता है और पर्पस क्या क्या हो सकता है रिसर्च का। ठीक है, सो दीज आर द 3 मेजर डिमेंशंस ऑफ स्टडी इन बायोसाइकोलॉजी। रिसर्च सब्जेक्ट की बात करें तो दे कैन बी ह्यूमन, दे कैन बी नॉन ह्यूमन। अब इनकी खुद की एडवांटेजेस भी होते हैं, डिसएडवांटेजेस भी होती है। जो हमारे ह्यूमन सब्जेक्ट्स होते हैं वो वर्बली आपकी सारी बातों को सुन सकते हैं, समझ सकते हैं, वो अपने एक्सपीरियंस बता सकते हैं कि हाँ, नाउ दैट यू हैव डन दिस आई फील दिस वे। ठीक है, तो कॉस्टली उतने ज़्यादा नहीं होते क्योंकि लैबोरेटरी अगर आप एनिमल्स की बात करोगे तो उनको मेंटेन करना एंड एनिमल्स को खुद को मेंटेन करना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट थिंग। एंड क्योंकि एथिक्स भी आ जाते हैं हमारे फिर, एंड क्योंकि ह्यूमन सब्जेक्ट्स हैं तो बिगेस्ट एडवांटेज इज़ क्या सीधा हम ह्यूमंस को पढ़ रहे हैं क्योंकि हमें उन्हीं के लिए एप्लीकेशन ढूंढनी है ना। अगर हम नॉन ह्यूमन सब्जेक्ट्स की बात करें तो उनकी एडवांटेज ये होती है कि उनके ब्रेन और बिहेवियर सिस्टम जो है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होते, दे आर काइंड ऑफ ईजी टू अंडरस्टैंड, दे आर नॉट एज कॉम्प्लेक्स। कंपैरेटिव अप्रोच ये होती है कि काफ़ी सारी यू मस्ट हैव हर्ड की माइस पे स्टडीज़ करी जाती हैं, माउस पे स्टडीज़ करी जाती हैं, एंड आप वो कहीं ना कहीं अपनी ह्यूमन से कनेक्ट कर पाते हो। एथिकल कॉन्स्ट्रेंट थोड़े से इन कंपैरिजन कम होते हैं क्योंकि आप मतलब उनके ज़्यादा ब्रेन को खोल के ओपन करके प्रोसीजर्स कर सकते हो, बट यू कैन डू दैट ऑन ह्यूमंस। देखा जाए तो इट इन इट सेल्फ डज नॉट साउंड वेरी एथिकल, बट दैट्स हाउ थिंग्स वर्क। अब ये क्यों यूज़फुल है,
बायोसाइकोलॉजी में, क्योंकि ब्रेन स्ट्रक्चर जो है उसका काफ़ी ज़्यादा कनेक्शन होता है आपके कॉग्निशन से, आपके मेंटल प्रोसेसेस से, आपके बिहेवियर से, और वो दोनों के अंदर रहता है, ह्यूमंस में भी मैमल्स में भी। और जो मेन डिफरेंस होता है इन दोनों के अंदर वो ये होता है कि ब्रेन साइज जो है ना, मोस्ट आई एम टेलिंग यू, मेजरली जो डिफरेंस होता है ह्यूमंस और नॉन ह्यूमंस के अंदर, वो ब्रेन साइज का होता है, कॉर्टिकल डेवलपमेंट का होता है कि आपका कॉर्टेक्स जो है वो कितना डेवलप हुआ है। कॉर्टेक्स इज बेसिकली और कॉम्प्लेक्स थिंकिंग वाला पार्ट ऑफ योर ब्रेन। कंट्रोवर्सी भी है इसमें, कुछ लोग कहते हैं कि एनिमल ब्रेन्स जो होते हैं वो ह्यूमन से कहीं ना कहीं सिमिलर रहते हैं, और ओपोनेंट्स हैं वो कह रहे हैं कि नहीं, दे आर डिफरेंट। अपनी ह्यूमंस को बहुत अवेयरनेस होती है, एनिमल्स को अवेयरनेस नहीं होती। आई एम जस्ट गोना हैव अ सिप ऑफ वाटर। अब देखो ये वाली जो चीज़ें हैं ना, दे आर वेरी बेसिक इन नेचर। ये सब तुम कॉग्निटिव में भी कर चुके हो, ये सब तुम इंट्रो में भी कर चुके हो। यू नो व्हाट एक्सपेरिमेंट्स आर, यू नो व्हाट नॉन एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़ आर, बी इट केस स्टडीज़, बी इट योर ऑब्जर्वेशन, तुम्हें पता है ये सारी चीज़ें। तुम्हें पता है कि किस तरीके से चीज़ों को डिज़ाइन करा जाता है, तुम्हें पता है प्योर रिसर्च, अप्लाइड रिसर्च क्या है। सो डू नॉट वरी, बायोसाइकोलॉजी इज़ वेरी इजी सब्जेक्ट, ठीक है। तो टॉकिंग अबाउट एक्सपेरिमेंट्स एंड नॉन एक्सपेरिमेंट्स, एक्सपेरिमेंट वो होते हैं जिसमें हम कॉज और इफेक्ट रिलेशनशिप को इस्टेब्लिश करते हैं, जिसके अंदर हम एक या दो कंडीशन को टेस्ट करते हैं। इसके अंदर देर आर डिफरेंट डिज़ाइन, जैसे बिटवीन सब्जेक्ट होता है, जिसके अंदर क्या होता है कि अलग अलग ग्रुप्स होते हैं अलग अलग कंडीशंस के अंदर। विद इन सब्जेक्ट डिज़ाइन ये होता है कि एक ही ग्रुप होता है, उसको मैंने आज एक कंडीशन में टेस्ट करा, मैं कल उसको दूसरी कंडीशन में टेस्ट करूँगी। जैसे कि आई गिव यू एग्जाम्पल, इफ़ेक्ट्स ऑफ प्लांट ऑन मूड करके, ठीक है। सो व्हाट आई विल डू इज़, मैं इसके अंदर मैं दो ग्रुप्स को लूँगी, और मैंने एक ग्रुप को ऐसी जगह रखा जहाँ पे कोई प्लांट नहीं है, एक ग्रुप को ऐसी जगह रखा जो बहुत ज़्यादा प्लांट से भरी हुई है। तो आई विल सी स्टडी कि भाई लोगों का मूड कैसे चल रहा है। और अगर मैं विद इन सब्जेक्ट की बात कर लूँ तो इसमें ये हो जाएगा कि मैं एक ग्रुप एक ही लूँगी। मैं आज पढ़ रही हूँ इसको इस सेटिंग के अंदर जहाँ प्लांट नहीं है, मैं कल उसको पढ़ रही हूँ उस सेटिंग में कि जहाँ प्लांट है, तो फिर मैं उसके डिफरेंसेस फिर पढ़ती हूँ। दो वेरिएबल्स होते हैं एज यू गाइस नो, इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट वेरिएबल्स। आई एम होपिंग कि इतना तो यू गाइज मस्ट हैव नोन नाउ दैट यू आर डूइंग साइकोलॉजी, बट अगैन नहीं आता तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स आर द वेरिएबल्स जो हम मैनिपुलेट करते हैं, जैसे कि इसमें प्लांट कितने रखेंगे, कैसे रखेंगे, वो हम मैनिपुलेट कर रहे हैं। और डिपेंडेंट वो होते हैं जो हम इफेक्ट स्टडी कर रहे हैं। तो क्या यहाँ पे जो मूड हो गया कि क्या मूड इफेक्ट होगा, कितना इफेक्ट होगा, तो मूड इज़ और डिपेंडेंट वेरिएबल। डिफरेंसेस को कैसे कंट्रोल करते हैं आप, क्यों कंट्रोल करना चाहिए, कैसे कंट्रोल करते हैं, तो देर आर मेनी टेक्निक्स इन दैट, बट वी हैव टू कंट्रोल देम। बिकॉज अगर मैं प्लांट की बात कर रही हूँ बट मैंने एक जगह म्यूज़िक चला दिया, दूसरी जगह म्यूज़िक नहीं चलाया, तो वो म्यूज़िक भी इफ़ेक्ट करेगा चीज़ों को, राइट। तो यू हैव टू मेक श्योर कि अगर मान लो देयर इज ऑल्सो अ थिंग कि पर्सन इज़ ऑन 2 hours ऑफ स्लीप, अनदर पर्सन इज़ ऑन 10 hours ऑफ स्लीप, और मैंने उनको दो कंडीशन में डाल दिया एंड मेरे को नेचुरली दिख रहा है कि 10 वाला बंदा ज़्यादा खुश है। तो बट आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि हाँ वो 10 घंटे सोया है, ये 2 घंटे सोया है। सो आई हैव टू कंट्रोल दीज कंडीशंस, आई हैव टू फिगर आउट अ वे कि मैं दोनों सिचुएशंस को, दोनों लोगों को एज सिमिलर एज पॉसिबल कर सकूँ। बट वही है, आप हर चीज़ को एलिमिनेट नहीं कर पाओगे, और काफ़ी सारी चीज़ें होते हैं जिनको आप एथिकली मैनिपुलेट नहीं कर सकते, जैसे कि आप किसी का ब्रेन डैमेज नहीं कर सकते हो, या किसी को बहुत ज़्यादा अल्कोहल या ड्रग्स नहीं दे सकते टू स्टडी द इफेक्ट ऑफ ड्रग्स। नॉन एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़ जो होती है हमारी, वो उसमें क्वाजी एक्सपेरिमेंट्स आ जाते हैं। दीज आर द एक्सपेरिमेंट्स जो कि ऑलरेडी चीज़ें हो चुकी हैं। लेट्स से दैट कहीं पे नेचुरल डिजास्टर आ चुका है ऑलरेडी, तो आई विल सी दैट हाउ अर्थक्वेक्स और सुनामी इफेक्ट्स अ पर्सन्स लाइफस्टाइल। मैं एक मैं लेबोरेटरी के अंदर या मैं कहीं से भी इंड्यूस नहीं करवा सकती अर्थक्वेक और सुनामी। इट इज़ समथिंग दैट इज़ ऑलरेडी देयर। मैं उसको समझने की कोशिश कर सकती हूँ कि उसके बाद क्या हुआ, बट वो ऐसी कंडीशन है जो मैं कर नहीं सकती आगे से। जैसे मैं किसी को ब्रेन डेड आगे से नहीं कर सकती, बट व्हाट आई कैन डू इज़ पीपल हु हैव डोनेटेड देयर बॉडी टू साइंस, मैं उनका ब्रेन स्टडी कर सकती हूँ टू फिगर आउट व्हाट हैपेंड, कॉग्निटिव डिक्लाइन कैसे हुआ, क्या हुआ। सो दिस इज़ बेसिकली और क्वाजी एक्सपेरिमेंटल स्टडी। केस स्टडीज़ किसी की आप सिंगल सब्जेक्ट
सब्जेक्ट को उठा लेते हो या सिंगल केस को उठा लेते हो एंड उसका पूरा उस कंडीशन का डेटा निकालते हो, मेडिकल हिस्ट्री निकालते हो, क्या था, कैसे था, कब स्टार्ट हुई चीज़ें, तो वो धीरे 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 करके यू स्टार्ट टू फिगर आउट. बट द अनदर थिंग इज़, क्योंकि हम ह्यूमंस बहुत ज़्यादा डिफरेंट होते हैं, तो ये चीज़ें भी कई बार एक्सपीरियंसेस जो है वो बहुत सब्जेक्टिव हो सकते हैं, तो आप उसको बहुत ज़्यादा जनरलाइज नहीं कर सकते. Then we have pure research versus applied research. Pure research is basically a research that focuses on your theory, जिसको थ्योरी बिल्ड करनी है, जो आउट ऑफ क्यूरियोसिटी आई है कि मुझे पढ़ना है कि यार मेरे ब्रेन में डोपामिन करता क्या है, या मैं इंस्टाग्राम से रील क्यों नहीं बंद कर पाती, तो दैट इज़ कमिंग आउट ऑफ क्यूरियोसिटी. अप्लाइड रिसर्च में वही हो गया, क्योंकि पीपल आर डूम स्क्रोलिंग, देयर ब्रेन्स आर गेटिंग रॉटेड एंड एवरीथिंग इज गेटिंग मेस्ड अप, तो मुझे उसका सॉल्यूशन निकालना है, तो हैव टू फिगर आउट क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, तो दैट इज़ अप्लाइड, जब मैं किसी प्रॉब्लम को फोकस करती हूँ. दिस इज़ अ टेबल आई हैव मेड तुम्हारे उसके लिए कि तुम एक बार रेफर कर सकते हो एंड में, पॉज इट एंड यू कैन जस्ट चेक इट आउट. अगैन ये मैं इन डिटेल पे बता रही हूँ. एक्सपेरिमेंट्स कॉज इफेक्ट और रिलेशनशिप्स को इस्टेब्लिश करते हैं. रिसर्चर्स कुछ कंडीशंस क्रिएट करते हैं जिसके अंदर टेस्ट करा जाता है, जैसे कंडीशन मैंने बताई प्लांट वाली, ठीक है. एंड ये दो डिज़ाइन मैंने आपको बता दिए हैं, बिटवीन, विद इन. वैलिडिटी इंश्योर, वैलिडिटी इज़ बेसिकली आप वो एक्सपेरिमेंट कर रहे हो एंड वो एक्सपेरिमेंट कितना उसी चीज़ को मेजर कर रहा है जो वो करना चाह रहे हैं. फॉर एग्जांपल जैसे कि मैं यहाँ मूड स्टडी कर रही थी, कहीं ऐसा तो नहीं है मैं उस मूड की जगह लेट्स से उसका द वे अ पर्सन टॉक्स उसको मेजर करने लग गई, नहीं, बिकॉज माई मेन आइडिया इज़ मूड. हाउ डू आई स्टडी अ मूड ऑफ द पर्सन, तो वैलिडिटी वो होती है. और इसलिए रिसर्चर्स ट्राई करते हैं कि वो जितने वेरिएबल्स हैं अलग से जो आ रहे हैं उन सबको हटाएं, ताकि वो एग्जैक्टली इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल का रिलेशनशिप पढ़ पाएँ, ठीक है, सबको. बट आप एलिमिनेट ऑब्वियसली नहीं कर सकते हो. ये तो वही चीज़ है. कॉजी एक्सपेरिमेंटल अगैन एक्सपेरिमेंट की तरह होती हैं, बट पूरा का पूरा रैंडम असाइनमेंट आप नहीं कर सकते. रैंडम असाइनमेंट इज़ बेसिकली आई हैव टेकन 100 पीपल, अब मैं उन 100 में से रैंडमली, मे बी थ्रू चैट्स, मे बी थ्रू कंप्यूटर, मे बी थ्रू एनीथिंग, 50-50 के 2 ग्रुप बना रही हूँ या 25-25 के 4 ग्रुप बना रही हूँ. तो ये चीज़ हम इसमें नहीं कर सकते कॉजी एक्सपेरिमेंट के अंदर, बिकॉज हम कंडीशन क्रिएट नहीं कर सकते. वी आर स्टडिंग समथिंग दैट इज़ ऑलरेडी हैपेंड, ठीक है. रियल वर्ल्ड में बहुत रेलिवेंट है बिकॉज हम एक्चुअल स्टडी ही कर रहे हैं, बट लिमिटेशन वही है कि कन्फाउंडिंग वेरिएबल्स को आप कंट्रोल कर ही नहीं सकते हो, बिकॉज यू आर नॉट इन द पोजिशन टू चूज़ योर ओन सैम्पल. आपके पास जो है बस उसी से करना है आपको. आपका कहीं ना कहीं चीज़ें एसोसिएट आप कर सकते हो क्या इसके पीछे ये हो रहा होगा, बट आप कॉजलिटी इस्टेब्लिश नहीं कर सकते. कॉजलिटी इज बेसिकली ए विल लीड टू बी, कि प्लांट से ही मूड अच्छा हो रहा है, देर इज़ नो प्ले ऑफ म्यूजिक, देर इज़ नो प्ले ऑफ स्लीप. ये चीज़ें आप इस्टेब्लिश नहीं कर पाओगे कि ए से बी हो रहा है वाली चीज़ नहीं कर पाओगे, बिकॉज हो सकता है ए जैसे जैसे बढ़ रहा है बी भी बढ़ रहा हो, बट देर कुड बी अ थर्ड फैक्टर, देर कुड बी समथिंग एल्स जिससे वो दोनों चीज़ें इंक्रीज हो रही हैं. केस स्टडीज़ इंटेंसिव इन्वेस्टिगेशन होती है लोगों के लिए. उनके न्यूरोलॉजिकल फिजियोलॉजिकल कंडीशन को डिटेल में पढ़ा जाता है. न्यूरोइमेजिन को यूज़ करते हैं, कॉग्निटिव टेस्ट को यूज़ करते हैं, जेनेटिक एनालिसिस करते हैं, मेडिकल हिस्ट्री पढ़ते हैं. केस स्टडी के अंदर बहुत रिच अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, बहुत बड़ा डेटा मिल जाता है हमें. रेयर जो इंजरीज होती हैं या रेयर डिसऑर्डर्स जो होते हैं उन चीज़ों को समझने में हेल्प हो जाती है. बट वही है कि जनरलाइज नहीं कर सकते आप, और यूनिक सर्कमस्टांसेस होते हैं लोगों के, तो कहीं ना कहीं आपकी कहीं ना कहीं नहीं बहुत ज़्यादा सब्जेक्टिविटी ही रहती है इसमें. कोरिलेशनल स्टडीज इज अगैन आप कहीं कोरिलेशन निकालते हो दो चीज़ों के अंदर. कोरिलेशन इज काइंड ऑफ एसोसिएशन. उसमें भी वही है कि यू कांट से कि ए इज़ लीडिंग टू बी, पर हम ये दिखाते हैं कि ए बढ़ेगा तो क्या बी बढ़ेगा या बी नहीं बढ़ेगा वाली चीज़, या बी नीचे गिरेगा, ठीक है. जैसे कि एमिगडाला कहीं ना कहीं हमारे फियर से और एंग्जाइटी से कनेक्टेड है. प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स की एक्टिविटी जैसे बढ़ेगी, जो हमारा ये फोरहेड वाला एरिया होता है, आई टोल्ड यू ना, ये सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है. ये एनिमल्स के अंदर कम होता है और हमारे में बड़ा होता है. तो ये इसकी एक्टिविटी जितनी बढ़ेगी उतनी हमारी डिसीजन मेकिंग की क्वालिटी बढ़ेगी, ठीक है. कुछ एबिलिटीज़ ऐसी भी होती हैं जो ब्रेन साइज से भी इम्पैक्ट डालती हैं, ठीक है. तो स्ट्रेंथ मेजर करते हैं कि कितना ज़्यादा एसोसिएशन है, कि कितनी अगर मेरी प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स की एक्टिविटी बढ़ेगी तो मेरी कितनी डिसीजन मेकिंग क्वालिटी बढ़ेगी या कितनी गिरेगी, ठीक है.
तो अगर दो चीज़ें साथ में बढ़ रही है तो उसका पॉजिटिव कोरिलेशन होता है, और अगर दो चीज़ें साथ में गिर रही है, सॉरी, दो चीज़ें साथ में बढ़ रही है, दो चीज़ें साथ में गिर रही है, तो वो पॉजिटिव कोरिलेशन हो रही है क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं. बट अगर एक चीज़ बढ़ रही है और दूसरी चीज़ घट रही है तो वो नेगेटिव कोरिलेशन हो जाता है क्योंकि वो ऑपोजिट डायरेक्शंस के अंदर चल रहे हैं. अब इसके अंदर कुछ एरियाज ऑफ रिसर्च होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. आई ऑलरेडी टोल्ड दीज टू यू कोर फोकस के अंदर, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू अगेन. न्यूरोप्लास्टिसिटी, ब्रेन हमेशा इवॉल्व करते रहता है, ठीक है. बीट इंजरी हो गई आपकी, कोई लर्निंग, आप जैसे सीधे चीज़ों को सीख रहे हो तो आपकी न्यूरल एक्टिविटी चेंज होती है, आपके इन्वायरमेंट चेंज हो रहे हैं तो आपके न्यूरॉन्स अलग वे के अंदर इंटरेक्ट कर रहे हैं. ब्रेन बिहेवियर रिलेशनशिप्स को समझते हैं हम, जेनेटिक्स कैसे इन्फ्लुएंस करती है बिहेवियर को, कैसे ड्रग्स का इफेक्ट होता है आपके बिहेवियर पे, और कैसे आपके थ्रू आउट दी लाइफ स्पैन, बी इट योर चाइल्डहुड स्टेजेस, बी इट योर अडल्टहुड फेजेस, बी इट योर टीनेज फेजेस, तो कैसी ये वाली चीज़ें जो होती हैं वो आपके कॉग्निशन को इफेक्ट कर रही होती है. फार्माकोलॉजी इज अगैन ड्रग्स कैसे इन्फ्लुएंस कर रहे हैं. हाँ, इट्स रिटन ट्वाइस. न्यूरो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर्स मैंने बता दिया, अल्जाइमर्स, डेमेंशिया. साइकोपैथोलॉजी अगैन योर लाइक स्किज़ोफ्रेनिया हो गया, पैनिक डिसऑर्डर हो गया. सेंसरी सिस्टम जो हमारे जैसे लाइट हो गया, साउंड हो गया, टच हो गया, जो भी हमारे सेंसेस के अंदर चीज़ें हो रही हैं वो कैसे हमारा ब्रेन प्रोसेस कर रहा है. एनिमल बिहेवियर को भी स्टडी करा जाता है एवोल्यूशन समझने के लिए कि हाँ मे बी अगर यहाँ पे ये हार्मोन स्टिमुलेट होगा या ये न्यूरॉन स्टिमुलेट होगा तो क्या चीज़ें होंगी. कॉन्शियसनेस को पढ़ा जाता है, हमारे मेंटल प्रोसेसेस को पढ़ा जाता है. एंड देन वी हैव मेजर डिविजन्स ऑफ बायोसाइकोलॉजी. इसके अंदर क्या है हमारा, फर्स्ट इज योर फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी, फार्माकोलॉजिकल साइकोलॉजी, न्यूरो साइकोलॉजी, कॉग्निटिव साइकोलॉजी, कंपैरेटिव साइकोलॉजी एंड साइकोफिजियोलॉजी. बहुत कंफ्यूजिंग लग रहे हैं ऊपर से नाम सुन के, बट आई गेट इट, बट इट विल बी फाइन, डोंट वरी, समझ लो एक बार हो जाएगा. जो हमारी फिजियोलॉजिकल साइक होती है वो डायरेक्टली ब्रेन को मैनिपुलेट करती है कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट के अंदर. सीधा आपके ब्रेन के अंदर कुछ ना कुछ खुराफाती चीज़ें हो रहेंगी, कोई ना कोई आपका इंटरवीन करेगा. दैट इज़ योर फिजियोलॉजिकल साइक, ठीक है. सर्जरी के थ्रू हो गया, इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन के थ्रू हो गया, लीजन स्टडीज़ हो गई, बट ये मोस्टली एनिमल्स पे करी जाती है क्योंकि हमारे एथिकल कंसर्न्स आ जाते हैं, ह्यूमंस पे अलाउड नहीं करते. जैसे हिप्पोकैम्पस रैट से हटा के देख लिया, देखने के लिए कि उनकी मेमोरी पे कोई इम्पैक्ट आ रहा है या नहीं आ रहा. कॉज एंड इफेक्ट समझने के लिए हेल्पफुल होता है, स्ट्रॉन्ग कंट्रोल मिल जाता है, बट आप पूरी तरह से ह्यूमन बिहेवियर को नहीं समझा सकते बायोलॉजी के बेसिस पे. फार्माकोलॉजी से समझ जाओ, ड्रग्स की बात हो रही है, आप अलग अलग टाइप के सब्सटेंसेस एडमिनिस्टर करते हो ह्यूमंस और एनिमल्स को, उन पे इफेक्ट पड़ने के लिए, ठीक है. जैसे कि अगर कोई हमारे ऐसे ड्रग्स हैं जो आइसेटोकोलिन लेवल्स को बढ़ाते हैं, वो कहीं ना कहीं आपके अल्जाइमर के मेमोरी डिफिसिट्स को धीरे धीरे कम करते हैं, ठीक है. एप्लीकेशन ये कि आपकी साइकेट्री में बहुत हेल्प कर सकता है और इफेक्टिव ट्रीटमेंट्स बना सकते हैं मेंटल डिसऑर्डर्स के लिए, कॉस्ट इफेक्टिव इंटरवेंशंस बना सकते हैं. लिमिटेशन वही है कि कहीं ना कहीं साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, एडिक्शन हो सकते हैं लोगों को, और ब्रेन डैमेज भी हो सकता है, बिकॉज यू आर स्टडिंग व्हाट कैन हैपन इफ आई एडमिनिस्टर्ड दिस ड्रग. यू डू नॉट नो कोई नेगेटिव होंगे उसके या नहीं होंगे. प्लीज़ डोंट माइंड माई वॉइस, मेरा थोड़ा सा गला ख़राब हो रखा है. सो देन वी हैव न्यूरोसाइकोलॉजी. न्यूरोसाइकोलॉजी इज अगैन हमारा जो ब्रेन इंजरी होता है या ब्रेन डैमेज होता है वो कैसे साइकोलॉजिकल फंक्शंस को इन्फ्लुएंस करता है. आप इसके अंदर पढ़ते हो उन पेशेंट्स को जिन पे लीजन्स आ चुके होते हैं या स्ट्रोक्स आ चुके होते हैं या कोई डिसऑर्डर होता है, उनको टेस्टिंग के थ्रू आप पढ़ते हो टू फिगर आउट व्हाट फिजियोलॉजिकल इशू इज़ कॉजिंग योर साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स. जैसे अल्कोहल अगर कोई बहुत ज़्यादा लेता है तो उससे इफ़ समबडी हैज़ कंज्यूम्ड अल्कोहल फॉर 40 ईयर्स, अब आप उसका ब्रेन स्टडी करो कि उसके क्या क्या चीज़ें डिफरेंट है फ्रॉम समबडी हु हैज़ नेवर कंज्यूम्ड अल्कोहल. एप्लीकेशन ये है कि रिहैब प्रोग्राम्स में हेल्प करता है, डायग्नोसिस के अंदर हेल्प करता है, स्ट्रेंथ और वीकनेस बताता है आपकी कॉग्निटिव कौन सी एबिलिटी हाई होगी कौन सी लो होगी. ह्यूमन डेटा को यूज़ करता है, ऑब्जेक्टिव डेटा होता है, रिलायबल असेसमेंट टूल्स को यूज़ करते हैं. अब डेटा ऑब्जेक्टिव नहीं होता, ऑब्जेक्टिव टूल्स को रेफर करते हैं, डेटा कैन नेवर बी ऑब्जेक्टिव. लिमिटेशन वही है कि अगर आपका कुछ डैमेज हो रखा है तो आप वो रिवर्स तो नहीं कर सकते कहीं ना कहीं से, तो आप कॉज इफेक्ट इस्टेब्लिश करना बहुत मुश्किल हो जाता है.
नाउ आई एम स्टडिंग अ ब्रेन दैट इज़ ऑलरेडी डैमेज्ड. तो मुझे नहीं पता कि आई कैन सी कि हिपोकैम्पस में इशू है, उससे मेमोरी इफेक्ट हो रही है, बट आई डोंट नो इफ एनी अदर पार्ट इज ऑल्सो डैमेज्ड बिकॉज द पर्सन इज नॉट एबल टू रिस्पॉन्ड ना. हो सकता है द पर्सन इज एक्सपीरियंसिंग द पेन बट मे बी दे आर नॉट एबल टू टेल. देन वी हैव कॉग्निटिव न्यूरोसाइंस. इट फोकसेस कि जो हमारा कॉग्निटिव प्रोसेसेस होते हैं, मेमोरी हो गया, परसेप्शन हो गया, डिसीजन मेकिंग हो गया, प्रॉब्लम सॉल्विंग हो गया, टेंशन हो गया, इनके न्यूरोलॉजिकल बेसिस क्या होते हैं. तो ये ब्रेन टेक्निक्स यूज़ करते हैं, बीट एफएमआरआई, पेट स्कैन, ईईजी. तो ये अपने मेंटल टास्क को उनके साथ पढ़ते हैं. एप्लीकेशन यही है कि आप ब्रेन को अच्छे से समझ पाते हो कि आपका मेंटल प्रोसेसेस कौन से कैसे ऑपरेट कर रहे हैं. एंड अगर आप, क्योंकि इट्स कॉग्निशन कॉग्निटिव, मैंने जैसे बताया था कि उसमें कंप्यूटर्स और एआई का बहुत बड़ा हाथ रहता है. तो अगर आप एआई को बिल्ड कर रहे हो तो उसमें भी ये बहुत हेल्प करता है. एडवांटेज ये है कि नॉन इन्वेसिव होते हैं जनरली, और ये आपके ब्रेन बिहेवियर रिलेशनशिप्स को रियल टाइम के अंदर इस्टेब्लिश करते हैं. क्योंकि अगर मान लो ईजी कंडक्ट हो रही है, तो ईजी में व्हाट हैपेंस इज कि आपको एक कैप पहनाई जाती है, उसके अंदर देर आर स्मॉल होल्स जिससे यू पिक आउट स्टफ, एंड उसमें आप फिर वायर्स लगाते हो, एंड देन यू कैन सी वेन एवर द पर्सन इज स्पीकिंग और स्माइलिंग और क्राइंग, यू कैन सी सर्टेन वेव्स ऑफ द ब्रेन दैट आर गोइंग. लिमिटेशन ये है कि आप इसके अंदर पढ़ रहे हो, स्कैन कर रहे हो, यू आर नॉट डायरेक्टली मैनिपुलेटिंग ब्रेन के स्ट्रक्चर्स. नाउ इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फील्ड ऑफ बायोसाइकोलॉजी बिकॉज हमारा ये कहीं ना कहीं एक तो कॉग्निटिव साइकोलॉजी और बायोसाइकोलॉजी को कनेक्ट कर रहा है. दूसरी चीज़ ये है कि दिस इज़ द ओनली टेक्निक जो इतनी कम जिसमें बहुत ज़्यादा आप इंटरवीन नहीं कर रहे ब्रेन के साथ. सो इट हैज़ बीन वेरी हेल्पफुल इन स्टडीइंग परसेप्शन, नॉट परसेप्शन बट लाइक मेंटल प्रोसेसेस जो भी हैं इंक्लूडिंग परसेप्शन. नेक्स्ट इज योर कंपैरेटिव साइक. ये आपके अलग अलग स्पीशीज़ के जो बिहेवियर्स हैं उनको कंपेयर करता है, बीट योर माउस, मंकी, रैट, बियर, ह्यूमंस. तो बहुत सारी स्पीशीज़ को कहीं ना कहीं कनेक्ट करके पढ़ने की कोशिश करता है टू अंडरस्टैंड कि जो आपका एवोल्यूशन है, जो आपके जीन्स हैं या जो भी आपके अडेप्टिव पैटर्न्स हैं, वो कैसे आपको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं. अब आप ऑब्जर्व करते हो इसमें जनरली, और ये ऑब्जर्वेशंस जो होती हैं वो सारी नेचुरल हैबिटेट्स के अंदर करी जाती हैं. एंड एवोल्यूशनरी साइकोलॉजी में हेल्प करता है, एनिमल ट्रेनिंग में हेल्प करता है, कंजर्वेशन बिहेवियर स्टडीज़ के अंदर हेल्प करता है. ठीक है, ये आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ाता है ह्यूमन बिहेवियर की एवोल्यूशनरी कॉन्टेक्स्ट के साथ. एंड वही है, बट इसमें लिमिटेशन ये है कि अगर आप एनिमल्स को स्टडी कर रहे हो तो आप वो फुल्ली ह्यूमन से कहीं कनेक्ट नहीं कर सकते हो. बिकॉज या वी से दैट माइस आर वेरी क्लोज टू ह्यूमन कॉग्निशन, मंकीज आर वेरी क्लोज टू ह्यूमन कॉग्निशन समहाउ, बट आप उनको पूरा 100% नहीं कह सकते कि सेम है. देन वी हैव साइकोफिजियोलॉजी. ठीक है, सो साइकोफिजियोलॉजी इज़ बेसिकली हमारा रिलेशनशिप फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज और मेंटल स्टेट्स के बीच में. जो हमारे बायोलॉजिकल सिग्नल्स होते हैं, जैसे ब्रेन वेव्स हो गई या मसल टेंशन हो गई, या आपके जो आई मूवमेंट्स होते हैं, हार्ट रेट होता है या ब्लड सर्कुलेशन होता है, इन सब की स्टडी करा जाता है और ये कैसे आपके मेंटल स्टेट को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं. जैसे व्हेन यू आर वेरी स्ट्रेस, व्हेन यू आर वेरी एंग्शियस, यू स्टार्ट स्वेटिंग, आपका हार्ट रेट बढ़ जाता है. तो वो क्यों होती हैं चीज़ें, वो चीज़ें कैसे होती हैं, अब ये चीज़ें हम स्टडी करते हैं. एंड वी, अच्छा, व्हेन अ पर्सन लाइज, तो उसके ना फेस में बहुत चेंजेस आ जाते हैं. यू सी इट योर सेल्फ, उसका ना चिन में यहाँ पे कहीं ना कहीं यू नोटिस की वाइब्रेट करने लग जाता है. द पर्सन विल ट्विच मोर, द पर्सन विल लुक अराउंड मोर, द पर्सन विल मेक आई कॉन्टैक्ट. नाउ ये चीज़ बहुत बड़ा वो है कि person who's lying will not make eye contact, the person can make eye contact, but वो कैसे बातें बना रहा है, क्या कर रहा है, ये सब चीज़ें आप कहीं ना कहीं फिजियोलॉजी में रूट कर सकते हो. इसलिए आपने जो लाई डिटेक्शन टेस्ट सुने होंगे वो आपको कनेक्ट ही तो करते हैं, कुछ वायर्स ही तो कनेक्ट करते हैं थ्रू विच अ मशीन टेल्स यू वेदर दिस पर्सन इज लाइंग और नॉट. वाई? बिकॉज यू नो कि ब्रेन का कौन सा स्टेट तब होता है जब द पर्सन इज लाइंग. रियल टाइम ऑब्जेक्टिव डेटा इससे मिलता है, इन्वेजिव भी नहीं होता ये, बट इसमें वही है कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस को काउंट नहीं करता ये, और आपका जो सोशियोलॉजिकल इन्फ्लुएंस होता है, इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंस होता है, उनको काउंट नहीं करता. हमारे एप्लीकेशंस पढ़ लेते हैं. आई थिंक दिस इज़, हाँ, विद दीज 2 टॉपिक्स योर होल यूनिट विल बी डन. सो एप्लीकेशंस जो हैं बहुत सारे एरियाज़ में होती हैं. पहले हम पढ़ते हैं मेंटल हेल्थ और फार्माकोलॉजी के एरियाज़ के अंदर. तो
आई हैव गिवन यू सेपरेट सब हेडिंग्स, ताकि बिकॉज बायोसाइकोलॉजी इज़ अ लिटिल हैवी टॉपिक, तो तुम्हें वो हेडिंग्स वाइज तुम याद कर लो कि हाँ मेंटल हेल्थ के अंदर हमारी 3 चीज़ें आ जाती हैं, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स में 3 आ जाती है, डेवलपमेंट में 3 आ जाती है, परफॉर्मेंस में 3 आ जाती है, सो दैट इट्स ईजियर फॉर यू टू रिमेंबर 4 कैटेगरीज अदर rather than remembering 12 points. Yeah, my throat is really gone at this point, but okay. So अंडरस्टैंडिंग मेंटल इलनेस, बायोसाइकोलॉजी जो है वो मेंटल इलनेस को समझने में हेल्प करती है कि आपका जो डिप्रेशन, एंग्जाइटी, स्किज़ोफ्रेनिया, ये चीज़ें क्यों हो रही हैं, कैसे हो रही है, और आप उनको ट्रीट कैसे कर सकते हो. ड्रग रिसर्च के अंदर हेल्प करती है कि एंटीसाइकोटिक जो ड्रग्स बनती है, स्किज़ोफ्रेनिया की ड्रग्स बनती है, स्प्लिट पर्सनैलिटी की ड्रग्स बनती है, वो सब चीज़ें इनके थ्रू ही बनती है. एडिक्शन ट्रीटमेंट के लिए अ पर्सन, जो भी रिहैबिलिटेशन सेंटर्स होते हैं, जो मेडिसिन दी जाती हैं आपको, या वो जो निकोटिन चला था ना बहुत ज़्यादा, निकोटेक्स टू गेट पीपल टू गेट रिड ऑफ स्मोकिंग, वो चीज़ें भी बायोसाइकोलॉजी का ही इन्फ्लुएंस है. देन वी हैव न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स इन रिहैबिलिटेशन, डायग्नोसिस करवाना और उनको कैसे कैसे अब हमने पता है कि वी हैव ऑलरेडी सीन कि ड्रग्स वगैरह डेवलप करते हैं ऑल दैट. इट इज़ ऑल्सो यूजफुल इन डायग्नोसिस, बिकॉज इफ़ वी फिगर आउट कि अल्जाइमर इस चीज़ से हो रहा है, तो हम वो कहीं ना कहीं अर्ली स्टेजेस बंदे के पकड़ सकते हैं कि हाँ ब्रेन टेस्ट करवाया एंड यू फिगर आउट अच्छा अल्जाइमर्स में भी ये पर्टिकुलर पार्ट डिटोरिएट हो जाता है एंड द पर्सन इज़ एट दैट स्टेज जहाँ इसका डिटोरिएशन स्टार्ट हो रहा है. तुमने बहुत वो सुना होगा, आजकल इंस्टा पे बहुत चल रहा है, टू प्रिवेंट अल्जाइमर्स डू दिस टैपिंग थेरेपी, डू दिस डू दैट. वाई वो प्रिवेंशन चीज़ें कहाँ से आ रही है, वेयर डिड दिस कम फ्रॉम दैट यू टैप योर बॉडी पार्ट्स, यू टैप योर आईज, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा, इट विल इन्फ्लुएंस योर कॉग्निशन, इट विल इन्फ्लुएंस योर ब्रेन फंक्शंस. ये सब चीज़ें कहाँ से निकल रही हैं? इट्स बायोसाइकोलॉजी. Prevention and care, because if we figure out what's happening we are able to prevent it. लर्निंग एंड मेमोरी, ब्रेन के जो एरियाज़ हैं उनको कनेक्ट करता है लर्निंग से, मेमोरी से, ताकि अगर आपको आप मेमोरी को कैसे एनहांस कर सकते हो. लेट्स से दैट एक पर्टिकुलर हिपोकैम्पस से आपकी मेमोरी स्टिमुलेट हो रही है, एमिगडाला से आपके इमोशंस स्टिमुलेट कर रहे हैं, तो हाउ डू यू मैनेज योर इमोशंस नाउ दैट यू नो उनके फिजिकल एस्पेक्ट्स क्या हैं. डेवलपमेंट की बात करें तो इन्फेंट का ब्रेन हेल्थ जो है कि जैसे लॉट ऑफ पीपल से दैट इफ़ अ मदर, वाई आर प्रेग्नेंट वुमेन नॉट अराउंड टू ड्रिंक, बिकॉज इन्फेंट के अंदर जो है वो डिफॉर्मिटीज़ हो सकती हैं, बहुत सारी ब्रेन डैमेजेस हो सकते हैं. दैट इज़ अ रिजल्ट ऑफ बायोसाइकोलॉजी. न्यूरो डेवलपमेंट जो आपको थ्रू आउट द ईयर्स होता है, इमेजिंग के थ्रू, बिहेवियरल असेसमेंट के थ्रू, हेल्दी ब्रेन ग्रोथ को हेल्दी ब्रेन ग्रोथ हो, इसके लिए भी काफ़ी हेल्प होती है. ऑटिज़म स्टडीज़ करी जाती हैं, ठीक है. कॉर्पस कैलोसम जो है हमारा, द पार्ट दैट आई टोल्ड यू डिवाइड्स योर ब्रेन इनटू 2 हेमिस्फेयर्स, लाइक नॉट द फुल ब्रेन बट द बिगेस्ट पार्ट ऑफ योर ब्रेन, ठीक है. तो उसको भी स्टडी करा जाता है, न्यूरल वेरिएशंस को पढ़ा जाता है, क्योंकि एज आई टोल्ड यू एक पार्ट आपका वर्बल है जो आप बोल रहे हो, एक पार्ट आपका समझने वाला है. तो ऑटिज्म जिनको होता है दे स्ट्रगल अ लॉट विद स्पीच, दे स्ट्रगल अ लॉट विद सोशल इंटरेक्शन, तो इसलिए कॉर्पस कैलोसम के अराउंड स्टडीज़ भी करी जाती है. लास्ट इज योर परफॉर्मेंस बिहेवियर इन सोसाइटी. स्पोर्ट्स के अंदर आपकी परफॉर्मेंस कैसे इंक्रीज आप एनहांस कर सकते हो, तो स्पोर्ट्स साइकोलॉजी उसके अंदर पार्ट आ जाएगा. रिएक्शन टाइम की बात हो जाती है, योर आई मूवमेंट एंड एवरीथिंग दैट कम्स अ पार्ट ऑफ बोथ बायोसाइकोलॉजी एंड कॉग्निटिव साइकोलॉजी. क्रिमिनल बिहेवियर को भी आप स्टडी कर सकते हो कि जो आपका ब्रेन केमिस्ट्री में इज देयर इन डिफरेंस बिटवीन somebody who is like a mass murderer and somebody who has never committed a crime. Then sensory motor integration, ब्रेन प्रोसेसेस कैसे सेंसरी डाटा लेते हैं टू जैसे कि मान लो आई एम समबडी हु इज़ नॉट एबल टू सी वेल, आई एम नॉट एबल टू परसीव वेल, मेरे सामने सब कुछ हो रहा है, आई एम एबल टू सी इट बट आई एम नॉट एबल टू. कई बार ऐसे होता है ना कि समबडी सेज समथिंग एंड यू आर लाइक हैं, फिर बिफोर द पर्सन सेज तुम्हें समझ आता है अच्छा तुम ये बोल रहे थे, एकदम से वो चीज़ क्लिक करती है. तो वो आपका जो सेंसरी डिले हुआ, ये सब चीज़ों को भी बायोसाइक पड़ती है. Then we have the last topic of today, ethics in biopsychology. सो एथिक्स के अंदर हम बात करते हैं. सबसे पहले तो इन्फॉर्म्ड कॉन्सेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तुम किसी पार्टिसिपेंट, स्पेशली इन द फील्ड लाइक बायोसाइकोलॉजी, किसी पार्टिसिपेंट को विदाउट उनका कॉन्सेंट नहीं ले सकते हो. आपको उन्हें पूरा बताना पड़ेगा कि स्टडी क्या हो रही है, क्यों हो रही है, उसमें क्या क्या मेथड यूज़ करे जाएंगे, क्या रिस्क है और क्या बेनिफिट है. प्राइवेसी और कॉन्फिडेंशियलिटी, पार्टिसिपेंट का जो भी पर्सनल डेटा होता है, बी देयर नेम, बी देयर चलो एज तो आपको
कहीं ना कहीं देनी पड़ती है, बट देयर नेम, देयर एड्रेसेस, देयर फैमिली और एनीथिंग दैट इज़ पर्सनल टू देम मे नेवर बी शेयर्ड. मतलब अगर आप उनसे पूछ लो कुछ चीज़ें, अगर आपको बहुत ज़्यादा नीड पड़ती है कि हाँ भाई शेयर करनी पड़ेगी, देन यू आस्क द पार्टिसिपेंट साइंस अनदर कॉन्सेंट फॉर्म फ्रॉम दैट. रिस्क बेनिफिट एनालिसिस करा जाना बहुत ज़रूरी है. आपका रिस्क तो देख हर चीज़ के अंदर होता है, बट द थिंग इज़ कि जो आपकी स्टडी हो रही है ना, उसका बेनिफिट शुड बी द मैक्सिमम. डिसेप्शन वो होता है जब आप किसी को कुछ और बोलते हो, बिकॉज लेट्स से दैट आई एम conducting a study on how people act in social situations. जैसे if somebody falls down, तो अगर मैं बंदे को बता दूंगी कि मैं तुम्हारी पोलाइटनेस या तुम्हारे कंपैशन को स्टडी कर रही हूँ, तो बंदा हो सकता है फेक भी करे कि कोई गिरा है तो उसको उठा के आ जाए, किसी बूढ़े बंदे को अपनी सीट दे दे. तो वो इट इज़ अफेक्टिंग आर स्टडी, बिकॉज उस बंदे को कॉन्शियसली पता है कि क्या हो रहा है, तो ही और शी वुड वांट टू क्रिएट अ गुड इंप्रेशन. तो कई बार आप उनको थोड़ा सा अलग वे के अंदर बात करते हो. You don't tell them the truth, you tell them, oh, we are doing a study on this other topic, maybe we are doing a study on opinions of people about a particular thing, and then a person comes and falls in, उस पर कैसे बंदा ने रिएक्ट करा, उससे उनका कंपैशन स्टडी करा जा रहा है. तो ये बहुत ज़्यादा पहली बात तो अवॉइड करना चाहिए, बिकॉज यू आर लाइंग टू समबडी. और अगर बहुत ज़्यादा नीडेड है स्टडी के लिए तो बहुत कम यूज़ करो, जस्टिफाइड यूज़ करो, और जैसे ही स्टडी खत्म हो जाए पार्टिसिपेंट को आप सब कुछ बताओ कि हमने ये चीज़ करी है. डेटा जो होता है वो एग्जैक्ट यूज़ होना चाहिए. आपको डेटा से बिल्कुल मैच नहीं करना है. फिर पार्टिसिपेंट सेट दे लाइक द कलर रेड, तो तुम उस रेड का मरून नहीं कर सकते. डार्क रेड, लाइट रेड, रॉयल रेड, ये सब नहीं कर सकते. इट हैज़ टू बी रेड. देन डिग्निटी को रिस्पेक्ट करो, पार्टिसिपेंट्स को रिस्पेक्ट करो इन जनरल, उनको कोई एक्सप्लॉइट मत करो, ठीक है. बी रियल विद देम, ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट दे आर सेइंग, डोंट फोर्स देम टू वेंट आउट ऑन समथिंग दे डोंट वांट, डोंट कॉज देम हार्म. जस्टिफिकेशन ऑफ यूज़, अगर आप एनिमल्स को यूज़ कर रहे हो तो ही यूज़ करोगे जब ह्यूमन पे बिल्कुल ही रिसर्च नहीं करी जा सकती, और जो बेनिफिट है इट विल बी मच 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 हायर देन व्हाट द रिस्क इज़. ट्रीटमेंट जो है ह्यूमेन रखो, पेन को बहुत कम रखो. अगर हमें पता है कोई ब्रेन डेड है, यू स्टिल डोंट नो दैट पर्सन इज एबल टू एक्सपीरियंस पेन, बिकॉज दे आर नॉट एबल टू टेल यू एनीथिंग. तो आप एकदम ही उन पर बहुत ज़्यादा वो नहीं कर सकते वैसे तो, बिकॉज टेक्निकली इफ़ अ पर्सन इज़ ब्रेन डेड, स्टडीज़ ने कहा कि नथिंग, दे फील नथिंग एंड दे डू नथिंग. तो मतलब आप स्टडीज़ कर ली जाती हैं उन पर फिर भी, बट स्टिल बहुत कंसिडर करके करनी चाहिए, ह्यूमेन वे के अंदर करनी चाहिए. अगर आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, कोई यूज़ कर रहे हो, सर्जरी यूज़ कर रहे हो, या कोई इक्विपमेंट लगा रहे हो, एनेस्थीसिया लगा रहे हो, रोबोटिक्स का कुछ कर रहे हो, तो मेक श्योर दैट द पर्सन दैट इज़ डूइंग इज़ completely qualified. Because biopsychology, especially in a field where you are intervening with people, intervening with their physical body, something that can cause them in extreme harm, like इतना सा भी कुछ ब्रेन में इतना सा भी कुछ इधर भी हो जाता है ना, इट कैन कॉज एक्सट्रीम हार्म. पोस्ट एक्सपेरिमेंट के, जब एक्सपेरिमेंट हो जाए तो पार्टिसिपेंट को अगर कोई मेडिकल केयर चाहिए तो उनको मेडिकल केयर आप दो. जैसे कि हाउ जब आपका ब्लड टेस्ट करते हैं या आप ब्लड डोनेट करते हो, तो ब्लड डोनेशन के बाद दे गिव यू जूस और समथिंग ग्लूकोज और समथिंग, जिससे आपकी एनर्जी बढ़े. सो समथिंग लाइक दैट शुड बी डन. और स्पेशल कंसिडरेशन होती है, जैसे कि अगर आप कोई पर्टिकुलर केमिकल या रेडिएशन दे रहे हो जो आपकी स्टडी के अंदर बहुत ज़्यादा एसेंशियल है, तो उसको एक लिमिटेड फॉर्म में यूज़ करो ताकि अननेसेसरीली हार्म ना हो. एंड दिस इज़ बेसिकली इट फॉर योर होल चैप्टर. इस चैप्टर में ज़्यादा कुछ था नहीं, बस इट्स मोर ऑफ इंट्रोडक्टरी चैप्टर ऑफ बायोसाइकोलॉजी. तुमने कभी ऐसी चीज़ पढ़ी नहीं है, सो इट इज़ बिकॉज ऑफ दैट मैंने ये सारी की सारी चीज़ें कवर करा दी हैं इसके अंदर. नाउ इफ़ यू टॉक अबाउट क्वेश्चंस एग्जाम में क्या आ सकते हैं, एक्सप्लेन द नेचर एंड स्कोप ऑफ बायोसाइकोलॉजी आ सकता है. उसमें तुम नेचर भी मेंशन करोगे, हिस्ट्री भी मेंशन करोगे, रिसर्च भी करोगे. एवरीथिंग विल कम अंडर नेचर, एवरी सिंगल थिंग विल कम अंडर नेचर. एंड फ्रॉम वॉट आई हैव एनालाइज्ड इन योर PYQs, नेचर के अलावा बायोसाइकोलॉजी के यूनिट 1 से कोई और क्वेश्चन आता ही नहीं है. इट डजेंट कम. हो सकता है जैसे यू हैव 20 मार्कर दैट यू हैव टू अटेम्प्ट 3 on 5 एंड यू हैव 10 मार्कर्स दैट यू हैव टू अटेम्प्ट 3 on 4. तो 10 मार्कर के अंदर कई बार एथिक्स आ जाते हैं या हमारे डिविजन्स आ जाते हैं, रिसर्च आ जाती है. बट बिकॉज इतना ज़्यादा कंटेंट तुम्हारे लिए अभी फर्स्ट सेम लेवल पे है ही नहीं, सो ऑल दिस कम्स अंडर योर रिसर्च इन
इन योर नेचर एंड स्कोप ऑफ बायोसाइकोलॉजी ओनली, तो जनरली बाहर से लाइक अलग सेपरेट क्वेश्चंस नहीं आते हैं इन पे. सो दिस इज़ इट. इफ़ यू गाइज नीड एनी हेल्प, अगर तुम्हें कोई चीज़ समझ ना आई हो, जैसे यू नो लाइक बी इट एनी एग्जाम्पल्स, जैसे आई गिव यू द स्पेरिगेजेंगा का स्टडी का एग्जाम्पल हो गया, कुछ भी हो गया, इफ़ यू गाइज वांट टू अंडरस्टैंड दैट, इफ़ यू वांट मी टू सिंप्लीफाई इट मोर, डू रीच आउट. मेरी व्हाट्सएप कम्युनिटी ज्वाइन कर लो. आई विल प्रोवाइड द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन. मेरे को इंस्टा पे डीएम कर सकते हो, यूट्यूब पे कमेंट कर सकते हो. आई ट्राई माई बेस्ट, बट मेरे कई बार यूट्यूब पे कमेंट्स शो नहीं होते हैं. दैट्स वाई आई हैव सेपरेटली मेड दिस व्हाट्सएप कम्युनिटी एज वेल. सो यू कैन ज्वाइन दैट. मैं पीपीटी भी वहीं प्रोवाइड करवाऊंगी, मैं नोट्स भी वहीं प्रोवाइड करवाऊंगी. सो मेक श्योर दैट यू आर ज्वाइनिंग इट. एंड that's it for today. Thank you so much for joining. I hope you guys could understand. And yeah, see you guys later.